नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस करंट अफेयर के साथ साथ डेली करंट अफेयर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 8 अप्रैल का करंट अफेयर और उससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप अपने PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऑफिशियल। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर एग्जामोफोबिया ऑफिशियल लिखकर उस पर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी भारत। तो ज़रा देखते हैं कि इसमें किस देश ने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है बच्चों, ये लगाया गया है फ्रांस में। यानी फ्रांस सरकार ने पेरिस में घूमने वाले स्कूटरों पर प्रतिबंध लगाया है। ज़रा देखते हैं उसमें क्या परेशानी हुई है। पेरिस के लोगों ने शहर में किराए के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। जनमत संग्रह में 90% वोट बैटरी से चलने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में पड़े हैं। कई लोगों के घायल होने और ई स्कूटर पर मर जाने के कारण जनमत संग्रह कराया गया है। पेरिस उन पहले शहरों में से है जहां शहरी परिवहन के गैर प्रदूषणकारी रूपों को बढ़ाने के लिए 2018 में ई स्कूटर सेवा शुरू की गई थी बच्चों। पिछले साल पेरिस में ई स्कूटर दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 459 लोग घायल हो गए थे। पेरिस की सड़कों पर लगभग 15,000 ई स्कूटर हैं जो अलग अलग कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो यानी ई सर्विसेज, इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसके कारण यूरोप में पेरिस के लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई थीं। तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि पेरिस की सड़कों से ई स्कूटरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ? फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन स्टील के लिए रोड मैप को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कितनी टास्क फोर्स को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 10 टास्क फोर्स, ऑप्शन बी 13 टास्क फोर्स या ऑप्शन सी 11 टास्क फोर्स या 15 टास्क फोर्स। तो हमारे केंद्रीय इस्पात नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 टास्क फोर्सों को मंजूरी दी है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। ग्रीन स्टील के लिए, किसके लिए बच्चों? ग्रीन स्टील के लिए रोड मैप को परिभाषित करने के लिए केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 टास्क फोर्सों को मंजूरी दी है। टास्क फोर्स में विशेषज्ञ और उद्योग हितधारक शामिल हैं जो ग्रीन स्टील उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। ग्रीन स्टील के लिए टास्क फोर्स ग्रीन स्टील की टैक्सोनॉमी विकसित करने पर काम करेगी। क्या काम विकसित करने पर? टैक्सोनॉमी यानी पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट यह है, ग्रीन स्टील की शब्दावली, परिभाषा, बेंचमार्क, दायरे, प्रमाणन और अन्य पहलुओं पर काम करेगी। इस्पात संयंत्रों के कार्बन उत्सर्जन की निगरानी के लिए टास्क फोर्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निगरानी के लिए मानक तैयार करेगी। यानी इस्पात संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, तो उसकी मात्रा और उस पर रोक लगाने और उसके उपाय सुझाने का पूरा काम यही टास्क फोर्स द्वारा देखा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहले से कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी प्रदान की गई है? पहला 85%, बी 100%, सी 60% या डी 80%। तो देखते हैं इसका। तो इसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को अधिक भागीदारी देना है। क्या है?
अधिक भागीदारी देना, यानी जो एफडीआई की मंजूरी दी गई है वो 100% मंजूरी दे दी गई है। यह नीति इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के 3 वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 से अगले दशक के लिए देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की उम्मीद है। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह स्थापना संचालन के क्षेत्र में केवल सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है। तो कितने की कर दी गई है बच्चों? अब 100% की। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का अध्यक्ष सीईओ एमडी नियुक्त किया गया है? देखते हैं। ऑप्शन ए संदीप कार्ति, बी सुत्सुम ओटानी, सी सतशिवा कल्ला या डी अशोक कोहली। तो बच्चों इसका आंसर है सुत्सुम ओटानी। जरा देखें, 5 अप्रैल को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI ने सुत्सुमो ओटानी को अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह होंडा मोटर कंपनी जापान में उपाध्यक्ष भी हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट, उन्होंने उत्सी ओगाटा की जगह ली है। उन्होंने 3 साल तक होंडा के भारतीय दुपहिया परिचालन का नेतृत्व किया है। आत्सुशी ओगाटा को होंडा मोटर चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड संघाई शाखा में कार्यकारी महाप्रबंधक के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? केंद्र ने कितने नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? जरा देखते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 8। तो ये जो समूह हैं ये विराम बढ़ाया है 3 समूहों के साथ। जरा इसे देखते हैं। ये 3 समूहों नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो हैं। इन सभी समूहों ने वर्षों से सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। NSCN-NK और NSCN-R के साथ युद्ध विराम समझौते को 28 अप्रैल 2023 से 27 अप्रैल 2024 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि NSCN के खांगों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 18 अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कितने नागा समूह हैं बच्चों? 3 नागा समूहों के साथ समझौते को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने वित्त वर्ष 23 में GI टैग सूची में कौन सी रैंक हासिल की है? जरा देखें। दूसरी, बी पहली रैंक, सी 10वीं रैंक या डी 5वीं रैंक। तो केरल ने वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग की सूची में पहली रैंक हासिल की है। जरा इसे समझते हैं। अट्टापड्डी, अट्टू, कोम्बू, आवारा, ये बीन्स, यानी क्या है ये? बीन्स। अट्टापड्डी, थुवारा, लाल चना, ओना, टुक्कारा, एलू, तिल, कंथलूर, बट्टा, वेलुथुली, लहसुन और कोंडू गुल्लरू, पोट्टवुल्लरी, स्नेप तरबूज की GI टैग के लिए चुना गया है। यानी बीन्स, लाल चना, तिल, लहसुन और स्नेप तरबूज को GI टैग के तौर पे चुना गया है। ठीक है, जो केरल के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार से मिथिला मखाना जलीय फॉक्सनट को GI टैग मान्यता के लिए चुना गया था। महाराष्ट्र से
अलीवैग सफ़ेद प्याज को मान्यता के तौर पर चुना है। जीआई टैग के लिए चुने गए अन्य उत्पादों में तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख से लद्दाख रक्त से कारपो खुबानी और असम से गमोसा हस्तशिल्प शामिल हैं। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच 12 उत्पादों को जीआई टैग के लिए चुना गया है। इनमें दो विदेश से थे, स्पेन से ब्रांडी डी जेरेज और इटली से प्रोवोलोन वाल पाडाना को जीआई टैग मिला है। तो केरल को कौन सी रैंक सूची में दी गई है? भारत के केरल को पहली रैंक दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया है? देखते हैं। नंबर 1, ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया किसने? हिमाचल प्रदेश ने। जरा इसे समझते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। क्या था इसमें, जरा समझते हैं। यह अधिनियम 1975 से 77 तक आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को 20,000 रुपये और 12,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करता था। विपक्षी भाजपा अधिनियम को निरस्त करने का विरोध कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने धन के दुरुपयोग किया है। भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने के लिए लगाया गया था। आपातकाल लगाने का अंतिम निर्णय इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और कैबिनेट और संसद ने इसकी मंजूरी दी थी। तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा था, जिसके अंतर्गत आपातकाल के लोगों को क्या दिया जा रहा था? पेंशन दी जा रही थी। उसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सरकार ने बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को कितने करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है? यानी बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 30 करोड़, ऑप्शन सी 45 करोड़ या ऑप्शन डी 25 करोड़। तो बच्चों कितने हैं? 30 करोड़। जरा इसे समझ लेते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान यानी वेमनीकॉम की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त अनुदान जारी किया है। इस राशि का उपयोग छात्रों और प्रशिक्षकों को लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है सरकार सहकारी क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों के समग्र विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1967 में की गई थी बच्चों। ठीक है, तो आज का हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? ए अर्जुन, बी कवच, सी धनुष या डी केकड़ा। तो अंडमान निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को किया गया था। जरा देखते हैं। भारत की एकमात्र त्रिसेवाएं अंडमान निकोबार कमांड ने 5 अप्रैल 2023 को संयुक्त अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान सैनिकों द्वारा उभयचर लैंडिंग, हवाई लैंडिंग संचालन, हेलीबोर्न संचालन सहित विभिन्न अभ्यास किए हैं। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और साथ ही तटरक्षक बल की हथियार प्रणालियों को तैनात किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमता और परिचालन में तालमेल में सुधार करना है। अभ्यास में सेना, नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक बल की संपत्ति शामिल की गई थी, यानी भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं और हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन के पास। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस देश की रहने वाली किम कॉर्टन पूर्ण सदस्य पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी हैं? तो पहली महिला एम्पायर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत। तो ये महिला बनी हैं न्यूजीलैंड की। देखते हैं किम कॉर्टन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खड़ी होने वाली पहली महिला एम्पायर बनी हैं। डुनेडिन की में यूनिवर्सिटी ओवल में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मैच में किम कॉर्टन ने यह उपलब्धि हासिल की। वे न्यूजीलैंड क्रिकेट एम्पायर हैं। वह ऑकलैंड में पैदा हुई थीं। उन्होंने 2018 ICC महिला विश्व कप T20 के लिए 12 ऑन फील्ड एम्पायरों में से एक के रूप में काम किया था। न्यूजीलैंड में 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए उन्हें ऑन फील्ड एम्पायरों में से एक रूप में भी नामित किया गया था। उन्होंने 16 महिला वनडे और 44 T20 मैचों में एम्पायरिंग की है। कैलियर पोलोसाक ओमान और नामीबिया के बीच 2019 में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खड़े होने वाली पहली महिला एम्पायर हैं, कैलियर पोलोसाक। तो बच्चों, ये आपका आज का करंट अफेयर रहा और उससे चुने हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 8 अप्रैल का करंट अफेयर है, जिसको आप अब मेरे YouTube चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप ले सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।